हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले तो मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल स्टडी IQIAS पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे भी होंगे और आप लोगों की जो पढ़ाई है वो भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने आधुनिक भारत को लेकर के एक श्रृंखला शुरू की हुई है आप लोगों के दृष्टिकोण से, कि जिसमें हम उत्तर लेखन के माध्यम से आधुनिक भारत के एक एक टॉपिक को कवर करें, जिससे कि बहुत सारे ऐसे छात्र जिन्होंने फैक्चुअल या प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, लेकिन जब बात आती है कि क्वेश्चन जब बनता है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से या कंसेप्चुअल जो क्वेश्चन बनते हैं विश्लेषणात्मक, वो कैसे सॉल्व किए जाएं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है कि वो मेंस परीक्षा के लिए उत्तर लेखन के बारे में कुछ सीखें, कुछ जानें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि उनके पास इतना पैसा हो कि वो जाकर के उत्तर लेखन के अभ्यास के माध्यम से मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें या कुछ भी हो। तो उस चीज़ को अंतिम रूप देने के लिए आप इस क्लास को भी अच्छे से तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को हम लोग प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के दृष्टिकोण से एक डिटेल में उसका डिस्कशन करते हैं। अगर आपने आधुनिक भारत थोड़ा सा पढ़ रखा है तो समझ लीजिए कि आपका सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और ऐसी ऐसी चीज़ें भी डिस्कस होंगी, ऐसी ऐसी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जो आपने सोचा नहीं कि अच्छा इसका मतलब ऐसे भी हो सकता है या इसका मतलब इस तरीके से दूसरे तरीके से भी हो सकता है। क्योंकि मेंस परीक्षा में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, कभी कभी क्या होता है कि उसके उत्तर वो नहीं होते जो सामने दिखाई देता है, या जो दिखाई देता है उसके अलावा भी एक और अप्रोच होती है। ध्यान रखिएगा। तो उसी चीज के लिए हम उत्तर लेखन की सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की है मॉडर्न इंडिया की। ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप सभी जैसे बहुत सारे छात्रों की ये डिमांड थी कि सर इस श्रृंखला को या इस सीरीज को आप स्टार्ट कीजिए। तो इसी दृष्टिकोण से हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 5। ध्यान रखिएगा। और इससे पहले हम 4 लेक्चर ऑलरेडी ले चुके हैं मॉडर्न इंडिया के, और इसमें जो मैंने कहा आधुनिक भारत केवल उत्तर लेखन नहीं है। ध्यान रखना, उत्तर लेखन के अभ्यास के द्वारा IAS मुख्य परीक्षा की पूरी तैयारी करनी है और इसका पूरा पूरा बेनिफिट आप लोगों को स्टेट PCS के एग्जाम में भी मिलेगा। ध्यान रखना। और जिन लोगों का हिस्ट्री ऑप्शनल है उन लोगों के लिए यह क्लास समझ लीजिए रामबाण है। इतिहास वैकल्पिक विषय अगर आप लेकर के चलते हैं तो यह रामबाण क्लास है, बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए दोस्तों, तो आज इस क्लास में हम लोग बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसने पूरे भारतीय इतिहास को बदल कर रख दिया था। यानी कि एक घटना थी 23 जून 1757। यहां से माना जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने की शुरुआत की थी। इसीलिए कहा जाता है 1757 से लेकर के 1947 तक लगभग 190 साल ब्रिटिश सरकार ने भारत पर अपना शासन किया और भारत को एक उपनिवेश बना करके रखा। तो इसी से संबंधित एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें हम देखने की सोचने की कोशिश करेंगे कि किस एंगल से इसका विश्लेषण हो सकता है। तो चलिए इस पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, 23 जून 1757 को मध्य युग का अंत हुआ और आधुनिक युग की शुरुआत हुई। ध्यान रखना, एक डेट क्या है, 23 जून 1757। ठीक है, मध्य युग का अंत और आधुनिक युग की शुरुआत, दो चीजें ध्यान रखना। एक, मध्य युग का अंत हुआ इस डेट से, इसका मतलब हो गया इस डेट से पहले मध्य युग था और इस डेट के बाद आधुनिक युग की शुरुआत हो गई। समझिएगा। अब बात आती है कि 23 जून 1757, ध्यान रखिएगा, 23 जून 1757 को एक युद्ध हुआ था जिसे हम कहते हैं प्लासी का युद्ध। और प्लासी का युद्ध आपके बंगाल में देखेंगे तो बंगाल के नवाब, बंगाल का जो नवाब है सिराजुद्दौला वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था, जिसे ध्यान रखना
इस युद्ध को जीता तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, इसको विजय प्राप्त हुई, लेकिन ध्यान रखना यह युद्ध एक युद्ध नहीं था, बल्कि एक धोखा था, एक षड्यंत्र था। ध्यान रखना, यह वास्तविक युद्ध नहीं था, वास्तविक युद्ध नहीं था, बल्कि एक प्रकार का षड्यंत्र था, जिसमें धोखा देकर के बंगाल के नवाब जो सिराजुद्दौला है, सिराज, उसको मार दिया गया, बाद में पकड़ करके इसको मार दिया गया। और यहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने साथ देने वाले एक व्यक्ति जो बंगाल के नवाब का सेनापति था, मीर जाफर, उसको नवाब बना दिया। यहां से एक तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर एक अप्रत्यक्ष नियंत्रण की कोशिश की। यहां से एक तरीके से माना जाता है कि यहां से सोचिएगा क्या हुआ, ब्रिटिश कंपनी का भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने की प्रक्रिया की शुरुआत, यह माना जाता है। ठीक है ना, तो कह सकते हैं कि यहां से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में सत्ता स्थापित करने की जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया की शुरुआत हुई। ध्यान रखिएगा, यह प्रक्रिया की शुरुआत हुई। और जैसे ही इन्होंने यहां पर एक तरीके से इनडायरेक्ट कंट्रोल कर लिया, अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण कर लिया, तो एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं, ठीक है ना, उन्होंने इसके परिणाम पर देखा जाए तो एक स्टेटमेंट दिया था। उन्हीं इतिहासकार की ये लाइन है कि 23 जून 1757 को मध्य युग का अंत हुआ और आधुनिक युग की शुरुआत हुई। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ये इतिहासकार का कथन है। और ध्यान रखना, ये कथन है, स्टेटमेंट है। ठीक, अब बात आती है कि क्या वास्तव में ये जो बात कही गई है वो पूरी तरह सही है या नहीं। यही प्रश्न का विश्लेषण है, यही प्रश्न को समझना है, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि क्या जो प्रश्न होता है वही हमको समझना होता है या उसका कोई और अर्थ भी हो सकता है। किसी भी घटना के कई सारे पहलू हो सकते हैं, मेरा पहलू अलग हो सकता है, आपका पहलू अलग हो सकता है। इस तरह के जब क्वेश्चंस आते हैं तो उस तरह के क्वेश्चंस को आपको बहुत गहराई से समझने की जरूरत होती है कि क्या इस तरह की जो बात कही गई है वो पूरी तरह सच है या नहीं है। एक तरफ देखा जाए तो यहां से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में शुरुआत हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि आधुनिक युग की शुरुआत हो रही है। बात तो सही है, क्योंकि आधुनिकता की जो शुरुआत है यूरोप में पुनर्जागरण से शुरू हुई थी, ठीक है ना। और यहां पर क्या चल रहा था, एक प्रकार से मध्यकालीन सामंती व्यवस्था चल रही थी। ना यहां पर विज्ञान थी, ना यहां पर एक तरीके से लोकतांत्रिक मूल्य प्रणाली थी, कुछ भी नहीं था। तो यहां से एक मध्य युग का अंत हुआ और आधुनिक युग की शुरुआत हुई। लेकिन क्या यह बात पूरी तरह सही है, बस इसी को समझना है। इसको समझ लिया तो समझ लिया, आंसर पूरी तरह से आपका निकल के आ जाएगा। क्या ये कथन पूरी तरह सही है, सोचिएगा। बस इसी का विश्लेषण अगर आपने कर लिया तो नंबर मिल जाएंगे, नहीं किया तो समझ लीजिए जो जैसे लिख के आएंगे वैसा चले आएंगे, तो आप इतिहासकार के पक्ष में हो गए। जो इतिहासकार ने कहा, फिर आपकी अपनी समझ कहां है। और ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस को आपकी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के इतिहासकार जो होते हैं वही क्वेश्चंस इस तरह के आंसर को चेक करते हैं। तो नेचुरल सी बात है, वो उस अप्रोच को चाहते भी हैं, और साधारण किताबों में इस तरह की चीजें मिलती नहीं है। ध्यान रखना। तो इसका मतलब हो गया कि हम लोग इसमें दो पहलू देखने की कोशिश करेंगे। एक जो कथन है, कथन के समर्थन में हम देखेंगे कि भाई किस आधार पर, ध्यान रखना कि समर्थन का आधार क्या है, कि क्यों इतिहासकार ने कहा कि यह मध्य युग है, मध्य युग का अंत हुआ और आधुनिक युग की शुरुआत हुई। और दूसरी तरफ कथन के हम क्या देखेंगे, उसका विरोध,
और विरोध के बाद उसके आधार देखेंगे कि विरोध का किस आधार पर हम विरोध कर रहे हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं, किस आधार पर हम विरोध कर रहे हैं, कि बात ये सही है या गलत है। इसका मतलब हो गया कि हमें यहां पर दो पहलू लेकर के चलने हैं। एक, हम कह सकते हैं कि उसके समर्थन में इतिहासकार ने किस आधार पर कहा है, और दूसरा विरोध के आधार पर। इसमें देखेंगे, दोनों चीजें देखेंगे, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, कथन का समर्थन भी और कथन का विरोध भी। हो सकता है विरोध के बिंदु ना हो, यह भी हो सकता है, और हो सकता है कि इतने ज्यादा विरोध के बिंदु हो कि उसकी बात जो कही गई है वो पूरी तरह से गलत सिद्ध हो जाए, ठीक है ना। ध्यान रखना, दोनों पक्ष लेकर के हमें चलना है। यही है उत्तर लेखन अभ्यास की असली चीज, जिसकी वजह से आपको क्वेश्चन को समझना सीख जाते हैं। अन्यथा घर बैठे रहिए, कोई सिखाने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। फिर जो लिख के आएंगे वही लिख करके चले आएंगे जो पढ़ा है। ध्यान रखना, फिर कहते हैं कि नंबर नहीं आते, मेंस क्लियर नहीं हो पाया। कैसे होगा जब प्रश्न की जो मांग है उसको ही हम नहीं समझ पाते हैं तो। क्लियर? तो इसमें एक तरफ समर्थन और एक तरफ दूसरी तरफ आपका विरोध। समर्थन किस बात का, कि 1757 से पूर्व, ध्यान रखना, भारत में क्या था, मध्यकाल था, ध्यान रखिएगा। और 1757 के पश्चात क्या हुआ, आधुनिक युग की शुरुआत हुई। कैसे कह सकते हैं कि ऐसे ये सारी चीजें हुई थी? उत्तर लिखना तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, पहले इसके विश्लेषण कर लीजिए, समझ लीजिए कि आखिर ऐसी बात हम क्यों कह रहे हैं, क्यों शुरू हुई। क्योंकि यहां पर ध्यान रखना, राजनीतिक स्तर पर क्या था, एक राजतंत्र प्रणाली थी, राजतंत्र, वो भी सामंती प्रणाली है। ध्यान रखना, सामाजिक स्तर पर पिछड़ापन है, पिछड़ापन, असमानता है, लोगों के पास कुछ है नहीं, भेदभाव है। ध्यान रखिएगा। तीसरा आ जाइए आप यहां पर, आर्थिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर सोचिएगा, संगठित आर्थिक गतिविधियां नहीं है, आर्थिक गतिविधियां नहीं है। धार्मिक स्तर पर रूढ़िवादिता है, रूढ़िवादिता, कर्मकांड हैं। ध्यान रखना, ये धर्म पर, ये आपके राजनीति पर, ये सोचिए समाज के स्तर पर, और ये अर्थव्यवस्था के स्तर पर। असंगठित आर्थिक गतिविधियां क्यों नहीं है? क्योंकि भारत में ऐसा कोई बड़ा व्यापारिक व्यवस्था नहीं है, और ना ही कुछ विशेष प्रकार के सिक्के चल रहे हैं जो बड़े स्तर पर हों, ठीक है ना। और वैज्ञानिक स्तर पर देखा जाए तो ध्यान रखना, यहां पर कोई भी किसी प्रकार की कोई विशेष तकनीकी का विकास नहीं हुआ, तकनीकी विकसित नहीं हुई। ध्यान रखना, ये कहते हैं कि हाँ, मध्यकाल से पहले भारत की स्थिति कैसी है, ये रही। और मैंने आपको बताया था कि ये स्थिति कैसी थी, 18वीं सदी के भारत की। ये 18वीं सदी का भारत है। ध्यान रखना, मैंने एक क्वेश्चन कराया था स्टार्टिंग में, 18वीं सदी के भारत पर एक टिप्पणी लिखिए। तो वही 18वीं सदी का भारत राजनीतिक रूप से कैसा है, राजतंत्र, सामंती प्रणाली, और विखंडित है। कैसा है, विखंडित, नए नए राज्य खड़े हुए हैं, छोटे छोटे राज्य रजवाड़े अपना अपना सत्ता बनाकर खड़े हो गए, एकता नहीं है, यूनिटी नहीं है। क्लियर हो गया? उसका क्रक्स यहां पर हमको समझना है। अब दूसरी बात आती है कि आधुनिकता के मूल्य क्या हैं, जो यहां से शुरू हुए। यानी कि यहां पर यूरोपीय कंपनियां क्या लेकर के आई, आधुनिक मूल्यों को। जो कंपनी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, आधुनिक मूल्यों को लेकर के आई, आधुनिक मूल्य लेकर के आई। जैसे यहां पर सोचिए, उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था को लागू किया, यहां पर उन्होंने राजनीतिक एकता लाने की कोशिश की, क्योंकि राज्यों को इकट्ठा किया। क्या किया? राज्यों को इकट्ठा किया।
ठीक है ना। यहां पर सोचिए, सामाजिक स्तर पर सोचिएगा, समाज के स्तर पर क्या किया, एकता, भेदभाव खत्म करने की कोशिश की, सभी को एक समान स्तर पर लेकर के आए, एकल कानून व्यवस्था, सोचिएगा, किसी के लिए अलग अलग नहीं, एकल कानून व्यवस्था यहां लेकर के आए, ध्यान रखिएगा। आर्थिक स्तर पर सोचिए, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा दिया, और यहीं पर और देख सकते हैं, नवीन सामाजिक मूल्य दिए, नवीन सामाजिक मूल्य, जैसे देखो सोचिएगा, कौन कौन से सामाजिक मूल्य हैं, सामाजिक मूल्य हैं, सोचिएगा, इसमें प्रगतिशीलता, समझिएगा, सोचिएगा, और क्या दिया उन्होंने, शिक्षा, आधुनिक शिक्षा, सोचिए, प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्थापना, ये सब उन्होंने यहां पर किया। रूढ़िवादिता, धार्मिक रूढ़िवादिता, धार्मिक कट्टरपन को खत्म करने की कोशिश की उन्होंने, कानून बनाए, समाज सुधार के काम किए। यहां पर सोचिएगा, कितने स्तर पर समाज सुधार के कार्य किए, यहीं पर हमारा समाज सुधार की प्रक्रिया शुरू होती है। एवरीबॉडी क्लियर है? तो इस तरीके से कहा जाता है कि भारत में मध्य युग का अंत हुआ और आधुनिक युग की शुरुआत हुई। अब बात आती है कि इतने पे आप कैसे लिखेंगे, इतने शब्दों में, सोचिएगा, लिख पाएंगे? बिल्कुल लिखा जा सकता है, बहुत सिंपल से तरीके से कह सकते हैं, बहुत कम शब्दों में। उपरोक्त कथन के आधार पर देखा जाए तो भारत 1757 से पूर्व सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक स्तर पर एक पिछड़े भारत का प्रतिनिधित्व करता है, जहां पर राजनीतिक एकता नहीं थी, सामाजिक भेदभाव की स्थिति बहुत ज्यादा थी, धार्मिक कट्टरता और रूढ़िवादिता थी, ठीक है ना, तकनीकी विकास ना के बराबर था। बस इतने शब्दों में आपको लिखना है, ठीक है ना। जबकि 1757 के बाद जो भारत उभर के आया, वहां पर नवीन आधुनिक मूल्यों का भारत में प्रवेश हुआ, जिनमें लोकतांत्रिक, राजनीतिक एकता, प्रशासनिक सुदृढ़ता, ठीक है ना, सामाजिक एकता और समाज सुधार के कार्य, धार्मिक कट्टरता, इन सारी चीजों को खत्म किया गया और भेदभाव वगैरह समाप्त करके एकल व्यवस्था को लागू किया गया, जो कि आधुनिक मूल्य हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया? 50 से 60 शब्दों में, 70 शब्दों में ये बात आप पूरी कह सकते हैं। ये रहा, समझिएगा, ठीक, क्लियर एवरीबॉडी? कैसे लिखना है भी आपको बता दिया। यानी इन सारी बातों को ही आपको समेटना है। मैं पॉइंट में क्यों बता रहा हूं, इसको सिनॉप्सिस कहते हैं, फॉर्मेटिंग कहते हैं। अगर आपको यह नहीं पता है कि मुझे लिखना क्या है, तब फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा, यह समझ लीजिएगा। मैं चाहता तो अभी लिख करके दे देता बहुत कम शब्दों में, तो आप इनके अंदर के कंटेंट को नहीं समझ पाते आप लोग, कंटेंट आपके लिए प्रॉब्लम और करता। तो इसका समर्थन के पॉइंट हमने यहां देखे, ध्यान रखना। इसलिए विश्लेषणात्मक अध्ययन करने की जरूरत है, बहुत अच्छे तरीके से, ध्यान रखना। और इसी तरह की पढ़ाई करने की जरूरत है। और वो पढ़ाई, वो स्टडी आपको सोचिए किसी न किसी कोच, किसी न किसी मेंटर, किसी न किसी सिस्टम के साथ जुड़ करके ही मिल सकती है। जितना हम ये करा रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। अब आप लिख करके दिखाएंगे, पता कैसे चलेगा कि आपने सही लिखा है कि गलत लिखा है? मैंने तो बता दिया, लेकिन वो चेक कौन करेगा, कैसे करेंगे? ठीक है, मैं करने को तैयार हूं, लेकिन कितने बच्चों के कितने आंसर्स, कुछ सोचिएगा, इज इट पॉसिबल? इसीलिए एक कंसेप्ट आता है कि कुछ चीजों में हम बाउंडेशन फिक्स करते हैं, जिससे हमारी जिम्मेदारी तय होती है। क्या होती है? जिम्मेदारी। और वो जिम्मेदारी, ध्यान रखना, एक चीज से आती है, और वो क्या है? हमारे और आपके बीच में एक बॉन्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बॉन्ड, जिसमें हम बंधे रहें, आप भी बंधे रहें और मैं भी बंधा रहा हूं। मैं कॉपी चेक करने के लिए तैयार हूं, क्या आप लगातार लिख सकते हैं ईमानदारी से? सभी लोग लिखेंगे? सभी लोग डेली इस पर काम करेंगे? नहीं करेंगे।
किसी का मन होगा तो करेंगे, किसी का मन नहीं होगा तो नहीं करेंगे। कौन सा पैसा जा रहा है? उसी तरीके से मैं चेक करूं या ना करूं, मुझे जबरदस्ती कुछ कह सकते हो आप कि सर आप चेक क्यों नहीं कर रहे? क्यों करूंगा? बात समझिएगा। मेरा मन होगा तो करूंगा, नहीं होगा तो नहीं करूंगा। अब आप सोचोगे सर आप हमारे भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे। भाई सिंपल सी बात है, क्या आप सभी लोग अपने भविष्य के बारे में सीरियस हैं? सभी लोग सोचिएगा, सीरियस हैं क्या? जब आप नहीं है तो सामने वाला कितना हो जाएगा? सरकार आपको सुविधाएं देती है, सोचिएगा, तो उसके बदले में आप सबसे टैक्स भी लेती है। आखिर सिस्टम चलेगा कैसे? मैं बात ये नहीं कर रहा हूं कि मुझे पैसे दीजिए, मैं बात कर रहा हूं कि एक इतना अमाउंट, एक इतनी ऐसी चीज होनी चाहिए जिसमें आप और हम बंध के रहते हों। प्रॉफिट ना सही, लेकिन एक लिमिटेड लेवल पर चीजें बॉन्डिंग के तौर पर होनी चाहिए। उसे हम कहते हैं पैसा, फीस। यूट्यूब पर हम लोग ये करा ही रहे हैं। ये जिन लोगों के पास वो नहीं है उनके लिए यही बहुत है। और जो लोग चाहते हैं कि नहीं हमको और अच्छे तरीके से करना है और सिस्टमेटिक तरीके से करना है, ओके, तो आइए हमारे साथ। ये रहा हमारा P2I बैच। ध्यान रखना, मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं इसकी क्योंकि इसमें आपको वो सारी चीजें सिस्टमेटिक तरीके से मिलती हैं, बिट टारगेटेड। और ये बैच दोस्तों ध्यान रखना 23 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है और ये इसमें एडमिशन लेने की जो लास्ट डेट है वो है आपकी 31 अगस्त। बस लास्ट डेट है ये। इसके बाद एडमिशन इस बैच में बंद हो जाएंगे। अब मैं 31 अगस्त, और ये इवनिंग बैच है, शाम को 6 बजे से स्टार्ट हो रहा है। मैं खुद स्टार्ट कर रहा हूं उसको। इंडियन इकोनॉमी से आप लोगों को पढ़ाना शुरू करूंगा। जो भी जुड़ना चाहता है पर्सनली, जैसे भी, वो उसके थ्रू जुड़ सकता है। लेकिन मुझसे पर्सनली जुड़ने के लिए आपको M के लाइव कोड इस्तेमाल करना होगा और ये आपकी फीस पड़ेगी 29,999 रुपए कोड इस्तेमाल करने पर। इसमें क्या है, आपको हिंदी, इंग्लिश तीनों में से कोई भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी बैच जो जिस माध्यम में आप चाहते हैं उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना? क्लियर है एवरीबॉडी? ध्यान रखना, इसमें जो आपको सारी चीजें मिलेंगी वो आपको देखिए मेंटरशिप मिलेगी, यानी कि आपको एक मेंटर अलॉट किया जाएगा। आपको लेक्चर के नोट्स जो पढ़ा रहे हैं वही आपको नोट्स दिए जाएंगे। लाइव क्लासेस हैं, टेस्ट सीरीज है, बुक्स हैं, मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, 4 स्टेज की रणनीति है जिसमें अलग अलग स्टेज पे हम अलग अलग तरीके से आपको प्लान बना करके आपकी तैयारी करवाते हैं और आपको फाइनल स्टेज तक लेकर के जाते हैं। ध्यान रखना, इसमें सबसे जो यूनिक प्रोग्राम है वो है मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम, जिसमें आप लोग यदि प्रारंभिक परीक्षा पास करते हैं, जिसके लिए हमने अलग से पूरा प्लान बना रखा है, SIP, सक्सेस इन प्रीलिम्स। जनवरी से लेकर के मई तक हम पूरा फोकस करेंगे आपकी प्रारंभिक परीक्षा पर, जिसमें टेस्ट सीरीज से लेकर सब कुछ आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। ध्यान रखिएगा। और इसके थ्रू जब आप देखेंगे तो प्रारंभिक परीक्षा अगर पास करते हैं तो आप लोगों को 4 महीने के लिए हम लोग अपने प्रेमाइस पर, यहाँ पर स्टडी IQ के सेंटर पर आपको बुलाया जाएगा। 4 महीने रहने खाने की व्यवस्था संस्थान करेगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ यहाँ आकर के पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है और पढ़ना है। प्रैक्टिस करनी है, आंसर राइटिंग करनी है खूब, और नए नए टॉपिक जो आप लोग सोच भी नहीं सकते उन सभी टॉपिक्स पर आपकी फॉर्मेटिंग करके सारी चीजें आपको करवाई जाएंगी, जिससे कि मेंस किसी कंडीशन में रुक ना जाए। और सोचिए, इसके लिए आपसे कुछ भी पैसा नहीं लिया जाएगा। सिर्फ जो 29,999 रुपये फीस है बस वही आपसे लिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ, अलग से कुछ भी नहीं है। यही है मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम। ये रहा। इसका टारगेट क्या है? टारगेट है सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा आपके नंबर दिलवाना और ज्यादा से ज्यादा नंबर दिलवा करके आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित करना। अभी जो हम मेंस का जो प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं आंसर राइटिंग का, ये हम डिस्कशन तो कर रहे हैं, लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर उस समय आप प्रैक्टिस करेंगे। विद इन 8 मिनट उस आंसर को आपको लिखने की प्रैक्टिस यहां करवाई जाएगी। सामने बिठा करके लिखिए यहीं पे, और वहीं के वहीं हैंड टू हैंड चेक करके वहीं के वहीं बताया जाएगा इसमें ये कमी है और ये सुधार करना है। अभी आप कर तो ले रहे हैं जो हम करा रहे हैं, सोचिएगा, लेकिन उसका चेक करने का प्रोसेस क्या होगा। मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि इतनी मेहनत कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, थोड़ा सा आप एफर्ट करिए और उस बैच को ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए। ध्यान रखना,
और 31 अगस्त लास्ट डेट, इसलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूं, क्योंकि ध्यान रखना जितना ज़्यादा हम डेट को डिले करेंगे इसके बाद समझ लीजिए हमारे पास फिर उतना समय कम होगा। 4 महीने इधर बचे हैं दिसंबर तक के और 4 महीने उधर हैं जनवरी से लेकर के अप्रैल तक के। मई में तो एग्जाम है। 8 महीने हैं टोटल। सोचिए इन 8 महीनों में आपको सिलेबस भी कवर करना है, प्रारंभिक परीक्षा भी करनी है, सारी चीजें करनी है। अब इसमें और ज्यादा डिले कर जाएंगे तो आप कवर कैसे करेंगे? कैसे तैयार करेंगे फाउंडेशन? कैसे तैयार करेंगे आप प्रारंभिक परीक्षा का कंप्लीट सिलेबस? इसलिए जितना जल्दी हो सकता है किसी भी तरीके से थोड़ा एफर्ट करिए। जो भी सीरियस स्टूडेंट्स हैं प्लीज इसको ज्वाइन करके अपने आप को 2024 में सिलेक्शन की रेस में लेके आइए। ध्यान रखना, इसके बाद हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिलेबस कवर नहीं होगा तो बेटा हम क्या कराएंगे? क्या कराएंगे सोचिएगा। अब देखिए ये रहा उत्तर का प्रारूप क्या होगा। उत्तर का प्रारूप मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। यहां पर एक भूमिका 23 जून 1757 से पूर्व मध्य युग का अंत हुआ, जो मैंने आपको पॉइंट बता दिए कि ये मध्य युग की विशेषताएं क्या है। मध्य युग की विशेषता ध्यान रखना, और उसका अंत कब? 23 जून 1757 को। ये रहे उसके तत्व। उसके बाद यहां से आधुनिक युग की शुरुआत और उसके आधुनिक युग के तत्व यहां बताने हैं। ठीक है ना? कैसे कैसे स्टार्ट हुआ ये बता देना है, जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर नियंत्रण करके धीरे धीरे यहां पर वो सारे आधुनिक तत्वों की शुरुआत की। एक समान कानून लेकर के आए। ध्यान रखना कैसे कैसे किया। राजनीतिक और प्रशासनिक, ध्यान रखना, एकता को बढ़ावा दिया। ठीक ना? भौगोलिक एकता को ध्यान रखना। आर्थिक सुदृढ़ीकरण, आर्थिक सुदृढ़ीकरण, और इसी से हम कह सकते हैं आपका भूमंडलीकरण की प्रक्रिया उन्होंने शुरू की। भूमंडलीकरण यानी भारतीय बाजारों को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया, कृषि के वाणिज्यीकरण के माध्यम से, सारी चीजों के माध्यम से। ध्यान रखना, सामाजिक स्तर पर समाज सुधार के कानून बनाए, कानून। ठीक है ना? आधुनिक शिक्षा के माध्यम से उन्होंने क्या दिया? वैज्ञानिक सोच, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया। ये जो है कर्मकांड, धार्मिक कर्मकांड वगैरह, इन सबको उन्होंने रोका। यही तत्व है ना, धार्मिक कर्मकांडों को रोका कि भाई इन सबको आप रोक दीजिए। तो हर क्षेत्र में उन्होंने नई चीजों को लागू किया और इस तरीके से क्या किया? आधुनिक युग की शुरुआत की। बात क्लियर? लेकिन क्या यह कथन पूरी तरह सही है? बस यहीं पर आपको अगला कंसेप्ट जो है समझना है और जानना है। क्या यह कथन पूरी तरह सही है? अब यहां पर देखिएगा, मैं यहां पर बताता हूं। यह सेम वही टॉपिक है, उसी तरीके से है। अब यहां पर सोचिएगा कि क्या आपका आधुनिक युग की शुरुआत हुई? सोचिएगा कब से? 1757 से। ध्यान रखना, क्या 1757 से आधुनिक युग की शुरुआत हुई? अब चाहे तो इसे निष्कर्ष में लिखिए और चाहे उसके लास्ट में, निष्कर्ष से पहले एक पैराग्राफ में। तो पहला टॉपिक क्या आएगा? भूमिका। दूसरा टॉपिक आएगा इनके बारे में सारे पक्ष जो इतिहासकार ने कहे हैं। फिर उसके बाद आएगा कि क्या वास्तव में 1757 को आधुनिक युग की शुरुआत हुई? तो हम कहेंगे कि उपरोक्त कथन पूरी तरह सही नहीं है। क्यों? क्यों कथन पूरी तरह सही नहीं है? क्यों नहीं है? बस यही आपको समझना है। पहली बात, 1757 से लेकर के 1800 तक, ध्यान रखना,
इनकी नीतियों में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। कोई परिवर्तन नहीं। कैसे? कोई राजनीतिक एकता नहीं आई। सोचिएगा, अगले 50 साल तक कोई राजनीतिक एकता नहीं थी। बताइए किस राज्य को मिला करके दूसरे राज्य में मिला विलय कर लिया था? केवल सहायक संधि लागू की थी, वहां पर अपना कंट्रोल किया था, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया था। ध्यान रखना, जो प्रशासनिक एकीकरण है, ध्यान रखना, प्रशासनिक एकीकरण भी सीमित था, कोई बड़े स्तर पर नहीं था प्रशासनिक एकीकरण, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग शासन चल रहा था ना। इनका केवल प्रशासनिक एकीकरण सीमित केवल बंगाल तक है। ध्यान रखना, कहां तक है? केवल बंगाल तक। सोचिएगा, मैसूर वैसूर और ये सब मराठा अराठा जब जीते थे, उन पर सहायक संधि लागू की थी, वहीं के पेशवा वहीं पर मौजूद थे सन 1800 तक। उन्हीं की शासन प्रणाली, उन्हीं के कानून, उन्हीं की व्यवस्था चलती थी। वहां दिल्ली में भी वही व्यवस्था चल रही थी, वही मुगल बादशाह थे, वही मैसूर में मैसूर का वडियार वंश है। पंजाब अभी जीता नहीं है, कुछ भी नहीं है। ध्यान रखना, ठीक। आर्थिक स्तर पर ध्यान रखिएगा, आर्थिक स्तर पर इन्होंने शोषणवादी राजस्व प्रणाली को लागू किया और कृषि का कोई विकास नहीं, कृषि का विकास नहीं, और ना ही व्यापार का विकास। व्यापार केवल केवल कितना करते रहे? भारत का शोषण करने के लिए। व्यापार का विकास सीमित था। ध्यान रखना। और इसके बाद तो सोचिए और उल्टा हो गया था 1813 के बाद, तो और ज्यादा शोषण, यानी अपना माल यहां लाके बेचने लगे। व्यापार का विकास भी सीमित था, यहां पर केवल माल ले जा रहे थे, लेकिन विकास के लिए यहां कुछ हो नहीं रहा था। ग्रामीण उद्योग ही थे। और सोचिए 1813 के चार्टर एक्ट के बाद तो सोचिए अर्थव्यवस्था को पूरा तबाह कर दिया था, पूरी तरह से तबाह कर दिया था। इंग्लैंड का माल यहां आ रहा था, उपनिवेश बना के छोड़ा था, भारत का विकास नहीं हुआ था। केवल और केवल ध्यान रखना, समाज के स्तर पर, ध्यान रखना, समाज के स्तर पर कोई कानून नहीं बनाया, कोई भी नीति नहीं बनाई, नहीं। क्यों? क्योंकि 1813 से पहले उन्होंने क्या नीति अपना रखी थी? हस्तक्षेप की नीति। ध्यान रखना, यहां पर क्या नीति थी? हस्तक्षेप की। बोले कि कुछ भी नहीं करना है, कोई भी काम नहीं करना है। क्यों? हमें तो लूटना है। भारत का केवल और केवल शोषण किया था। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 1757 से भारत में आधुनिक युग की शुरुआत नहीं हुई। ध्यान रखना, क्योंकि जो मध्यकालीन विशेषताएं थी वही विशेषताएं आगे भी चलती रही, अगले 50 साल तक चलती रही, सन 1800 तक। 1800 के बाद जाकर के सोचिएगा, 1813 जब शुरू हुआ, चार्टर एक्ट लागू हुआ, तब जाकर के इन्होंने शिक्षा व्यवस्था को लागू किया। उससे पहले कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं थी, कोई कानून व्यवस्था नहीं थी। सोचिएगा, बताइए, पहली बार 1 लाख रुपए के शिक्षा का प्रावधान कब किया गया? 1813 के चार्टर एक्ट में। उससे पहले कोई व्यवस्था नहीं है। तुम कैसे कह सकते हैं कि 1757 से ही सब कुछ हो गया? बताइए, कैसे कह सकते हैं कि यहां से आधुनिक युग की शुरुआत हुई? बस अंग्रेज आ गए इसलिए? नहीं। आधुनिक युग की शुरुआत का मतलब होता है जब आपके आधुनिकता के तत्व की शुरुआत हो, और वो यहां पर शुरू हुए ही नहीं, अगले 50 साल तक नहीं हुए। भारत का केवल और केवल शोषण हुआ। वो केवल इन राज्यों को लूटते रहे, उपहार लेते रहे, इनका शोषण करते रहे, राजस्व वसूलते रहे, बस। इससे ज्यादा कुछ नहीं था, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। अब बताइए, अब आपको समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन, कि क्या ये वास्तव में सही है? आधुनिक युग की शुरुआत 1757 से नहीं हुई, ये कन्फर्म है, ठीक है ना? तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1757 को आधुनिक युग की शुरुआत नहीं हुई, बल्कि मध्यकालीन विशेषताएं, मध्यकालीन परंपरा जो पहले से चली आ रही थी, वही परंपरा अगले 50 सालों तक चलती रही। उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुए थे।
1813 के बाद इसमें थोड़े बहुत परिवर्तन होना शुरू हुए थे, जिसमें सामाजिक स्तर पर शिक्षा, प्रेस, ठीक है ना, एक समान कानून व्यवस्था, समाज सुधार के कार्यक्रम, ठीक ना। 1813 के बाद राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत, जो 1856 में डलहौजी की विलय नीति के माध्यम से शुरू हुई। प्रशासनिक सुदृढ़ता, ठीक है ना। आपके और क्या शुरू हुआ? आधारभूत ढांचे का विकास उसके बाद ही शुरू हुआ, रेलवे वगैरह सब उसके बाद शुरू हुई, आधुनिकता के मूल्य जो हैं, ठीक है ना। उसी के बाद 1857 के बाद भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, बैंकिंग प्रणाली शुरू हुई। सोचिएगा, तो जितने विकास के कार्यक्रम शुरू हुए हैं 1813 और उसके बाद शुरू हुए हैं, उससे पहले कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये डेट कह नहीं सकते कि यहां से आधुनिकता की शुरुआत हुई है। अब बताइए, आपकी बात क्लियर कि नहीं? क्वेश्चन समझ में आया? कंसेप्ट क्लियर हुआ? जरूरी नहीं है कि जो बात कह दी जाती है उसका हमको समर्थन ही करना है। तो इसे हम क्या करेंगे दोस्तों? इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम इसके पक्ष में अपनी बात रखेंगे, पक्ष में कहेंगे कि हां, ये मध्यकाल का अंत हुआ और मध्यकाल का अंत और आधुनिकता की शुरुआत, ठीक। फिर इसके विपक्ष में बात लिखेंगे, इसको काटेंगे, विपक्ष में लिखेंगे कि यह कथन पूरी तरह सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि अगले 50 वर्षों तक भारत में आधुनिक मूल्य परंपरा लागू नहीं हुए। अब आपके पास पूरे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना। और लास्ट में कह देंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष, आपका काम खत्म हो गया। ये रहा निष्कर्ष में क्या आएगा? इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उपरोक्त कथन जो है अतिशयोक्तिपूर्ण है। यह साम्राज्यवादी इतिहास लेखन की एक परंपरा है जिसमें ब्रिटिश शासन को अच्छा दिखाने की कोशिश की गई है। ध्यान रखना। तो निष्कर्ष में क्या आएगा कि यह एक साम्राज्यवादी इतिहास लेखन की परंपरा है। ध्यान रखना, इसमें अंग्रेजों के शासनकाल को अच्छा दिखाने की कोशिश की गई है, जो पूरी तरह, ध्यान रखना, कैसी है? तथ्य रहित है। यानी कि इसके पक्ष में कोई भी तथ्य नहीं है, पूरी तरह गलत है। यह आपका निष्कर्ष हो गया। यह है कंसेप्ट। एवरीबॉडी क्लियर? तो इस तरीके से अपने क्वेश्चंस को समझिए, पढ़िए, लिखिए, उसका विश्लेषण कीजिए, ठीक है ना। क्लियर हो गया एवरीबॉडी? चलिए, तो अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे अपने अगले टॉपिक के साथ में। इसी तरीके से हम हर चैप्टर के एक एक टॉपिक, एक क्वेश्चन को विश्लेषण करते जाएंगे। बस आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट है कि यदि आप रियली में पढ़ना चाहते हैं तो टॉपिक को कवर करने से पहले उसका रीडिंग जरूर कर लीजिए, बुक्स रीडिंग कर लीजिए, एक किताब ले लीजिए मॉडर्न इंडिया की, बिपिन चंद्रा की, उसको पढ़ के आइए और फिर देखिए इसको कितने अच्छे समझ में आता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना।
ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। और जो लोग मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, ये मेरा कोड है जिसका इस्तेमाल आप स्टडी IQ पे किसी भी कोर्स को परचेज करेंगे तो इसमें अच्छा खासा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये मेरा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और मेल ID है, ठीक है ना, जिसके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है ना। और ये मेरा टेलीग्राम का वार कोड है, जिसको किसी को ये सर्च नहीं होता है तो इसके थ्रू भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।